गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हिंदी के शिक्षण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है गद्य शिक्षण। कौन सा शिक्षण? गद्य शिक्षण। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको बोर्ड पर इसीलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि आपके लिए मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा क्या हो रहा है, टफ हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा है, वो मुझे आपके लिए समझानी पड़ेगी। तो देखिए, गद्य शिक्षण में हम सबसे पहले कवर करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो गद्य शब्द है, ये संस्कृत की कौन सी धातु से बना है? गद्य धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? गद्य धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से कहना। मतलब आप किसी बात को क्लियर वे में कह पा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका गद्य कहलाता है। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों में पठन की योग्यता का डेवलपमेंट करना होता है। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों में पठन की योग्यता का डेवलपमेंट करना है। गद्य को विद्वानों की कसौटी भी कहा जाता है। गद्य को विद्वानों की कसौटी। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल मोस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्वानों की कसौटी किसे कहा जाता है? गद्य को कहा जाता है या पद्य को कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, किसे कहा जाता है? गद्य को कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ गद्य को ही विद्वानों की कसौटी क्यों कहा। देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है। गद्य को विद्वान की कसौटी कहने का कारण यह है कि जैसे कि पद्य की जो भाषाएं होती हैं उनमें क्या होती है? तुकबंदी ज़्यादा होती है। कोई भी कविता देख लो, उसके अंदर क्या होती है? तुकबंदी होती है। लेकिन गद्य में क्या होता है? गद्य के अंदर तुकबंदी तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर क्या है? जो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है और जो अव्यय है, इनका क्या होता है? बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रयोग करना होता है। उसके बाद आपकी जो प्रामाणिकता है वो नापी जाती है कि मतलब आप एक क्या है? एक अच्छे विद्वान हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आरएएस की जो परीक्षा होती है और आईएएस की जो परीक्षा होती है, वहाँ पर आपसे निबंध पूछे जाते हैं। वहाँ से निबंध पूछे जाते हैं, और निबंध ही क्यों पूछा गया? आप इस बात को समझिए कि वहाँ निबंध ही क्यों पूछा गया। वहाँ निबंध पूछने का मतलब ये होता है कि आपकी विद्वता को चेक करना है कि आपको कितना शुद्ध तरीके से हिंदी बोलना आता है या शुद्ध तरीके से कितना लिखना आता है। इसीलिए इसे विद्वानों की कसौटी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप याद रख लें, क्योंकि गद्यकार को व्याकरण के नियमों का पालन करने की क्या होती है? बाध्यता होती है। बिल्कुल बाध्यता है आपको इसके नियम। गद्य के में जो गद्य का टीचर है उसको नियम उसको आने ही चाहिए। उसके बाद देखते हैं और क्या है गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। आपसे क्या होगा, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन होंगे और उनसे पूछा जाए कौन सा गद्य शिक्षण का उद्देश्य है या कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऐसे करके क्वेश्चन होगा। तो देखिए, छात्रों के शब्द भंडार में क्या करना? वृद्धि करना। छात्रों के शब्द भंडार में डेवलपमेंट करने का काम किसका होगा? गद्य का होता है, ना कि पद्य का। बालकों में स्मरण शक्ति का डेवलपमेंट करना। स्मरण शक्ति भी डेवलपमेंट होगी, किससे होगी? इसी से होगी, गद्य से होगी। छात्रों को शुद्ध रूप से शब्द उच्चारण सिखाना। तो शुद्ध रूप से शब्द का उच्चारण सिखाना भी किससे पॉसिबल है? गद्य से पॉसिबल है। और छात्रों में लिखित मौखिक व्यक्ति का डेवलपमेंट करना। छात्रों में लिखित और मौखिक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होगा वो भी इसी के माध्यम से होगा। छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान सिखाना। छात्रों को व्याकरण के नियम आने चाहिए, ये भी कौन सिखाता है? आपको गद्य सिखाता है। और सबसे बड़ी बात है, छात्रों को सर्वांगीण विकास करना भी इसमें इंक्लूड है। सर्वांगीण विकास करना। छात्रों को शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतों का ज्ञान देना, ऐसा सब गद्य के माध्यम से ही है। स्वाध्याय की क्षमता का, और देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन है स्वाध्याय की क्षमता का क्या करना? विकास करना। इसके माध्यम से क्या होता है? स्वाध्याय की क्षमता का भी क्या होता है? विकास होता है। स्वाध्याय की क्षमता का विकास होता है। छात्रों को मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण की योग्यता के लिए परिपक्व करना, ऐसा सभी गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए, गद्य के शिक्षण की कौन कौन सी विधियां उनको हम कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, गद्य के शिक्षण की हमारे पास मुख्यतः देखी जाए तो हम 5 विधियों के बारे में बात करेंगे। तो 5 विधि कौन कौन सी हैं, आप इनको एक स्क्रीनशॉट ले लें या आप लिखते चलें। पहली विधि अर्थबोध विधि है, दूसरी व्याख्या विधि, तीसरी आदर्श विधि, चौथी समीक्षा विधि, और कौन सी है? उद्बोधन विधि। इसमें जो उद्बोधन विधि है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, और आदर्श विधि आपकी क्या है? बहुत ज़्यादा मोस्ट है। यहाँ इन दोनों विधियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर उद्बोधन विधि से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आदर्श विधि से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये बहुत फेवरेट विधि है। क्योंकि यहाँ से यदि आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो गद्य के शिक्षण में भी आपने कुछ भी नहीं पूछा है। अब हम चर्चा करते हैं अर्थबोध विधि के बारे में। अर्थबोध विधि, देखिए सिंपल से भाषा में इसका अर्थ ये है कि अर्थ का क्या कराना है? बोध कराना है। अर्थ के बारे में जानकारी देनी है कि उक्त कविता का क्या अर्थ है या उक्त पाठ का क्या अर्थ है। ऐसा क्या होता है? ऐसा कई बार होता है, एक टीचर आया क्लास में गया और उसने उसके अर्थ को बता दिया। तो एक बार समझ लेते हैं क्या है। इस विधि में अध्यापक कक्षा में आकर के पाठ्य पुस्तक को हाथ में लेकर के शब्दों के अर्थ बताता है।
शब्दों के अर्थ बताता चलता है और इस विधि में बालकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। सबसे बड़ी बात क्या होती है, बालकों की रुचि का इसमें कोई भी ध्यान नहीं है, बालकों से कोई मतलब नहीं, टीचर आएगा पढ़ा के चला जाएगा। अध्यापक ही मुख्य रूप से सक्रिय होता है, और देखिए इसमें क्या होगा, अध्यापक ही मुख्य रूप से सक्रिय होता है, अतः यह विधि अमनोवैज्ञानिक होती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि किसी विधि, कोई विधि आपकी मनोवैज्ञानिक है और कोई विधि कैसी है, आपकी अमनोवैज्ञानिक है। इस बात का डिसीजन आप किस आधार पर लेंगे। देखिए एक ओवरऑल आपके लिए बता देता हूँ, यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है, पहली बात, पहला तो यह है कि विद्यार्थी इसमें क्या रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। दूसरी बात, विद्यार्थी के लिए हित की ये होनी चाहिए, एक्टिव होगा, हित की होगा। और तीसरी बात, विद्यार्थी के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब यह है वो विधि कैसी मानी जाएगी, मनोवैज्ञानिक मानी जाएगी। जब विद्यार्थी पढ़ा और उसके अंदर एक्टिव भी नहीं है, उसके लिए हितकारी भी नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है, उसके लिए सस्ती विधि नहीं है, अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो विधि कैसी मानी जाएगी, अमनोवैज्ञानिक मानी जाएगी। जब भी आप किसी विधि को पढ़ें तो वहाँ देखें ये विधि मनोवैज्ञानिक या अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो देखिए ये विधि कैसी है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। अब उसके बाद बात करते हैं व्याख्या विधि के बारे में। व्याख्या विधि क्या है, तो देखो, शिक्षक पाठ पढ़ाते समय पाठ के मध्य में आने वाले उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति आदि की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। स्पष्ट रूप से वो क्या कर रहा है, व्याख्या करता है। इसमें विद्यार्थी पढ़ने में सक्रिय होते हैं, अतः यह एक ऐसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। अब देखो टीचर क्लास के अंदर आया, लेकिन वो क्या कर रहा है, हर टॉपिक की क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, हर टॉपिक की वो क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अब जब टॉपिक की आप व्याख्या करोगे तो बच्चा उसमें क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, बच्चा इंटरेस्टेड होगा, बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट होगा। जब पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट होगा तो ये विधि कैसी होगी, मनोवैज्ञानिक विधि होगी। अब आते हैं आदर्श विधि के ऊपर। मैं बताऊँ, देखो मोस्टली मैंने पहले लिख रखा है आदर्श विधि क्या है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। पहली सेंटेंस है ये मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें विद्यार्थी की रुचियों का ध्यान रखा जाता है। देखिए उसके इंटरेस्ट का, सबसे बड़ी बात उसके इंटरेस्ट का क्या रखा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, आपके विद्यार्थी के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जा रहा है, तथा प्रस्तावना के माध्यम से इकाई को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह गद्य के शिक्षण की उत्तम विधि है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है गद्य के शिक्षण की ऐसी विधि है, उत्तम विधि है, मतलब बेस्ट विधियों के बारे में बात करें तो गद्य के शिक्षण की उत्तम विधि है। उत्तम विधि किस प्रकार से हुई है उस बात को देख लेते हैं। देखिए इसके 5 पद होते हैं। इस विधि के कितने पद होते हैं, 5 पद कौन से हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण एवं अनुप्रयोग। देखिए मैंने आपके लिए कुछ दिन पहले एक हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली पढ़ाई थी, हार्वर्ड पंचपदीय प्रणाली। तो हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली बताया था कि ये कौन सा हार्वर्ड था, J.F. हार्वर्ड था, जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली ये थी कि ये भी 5 पदों में थी, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण एवं अनुप्रयोग। अब इसको देखते हैं गद्य में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो प्रस्तावना का अर्थ होता है कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, मतलब पहले से विद्यार्थी को क्या आ रहा है, स्टूडेंट पहले से क्या जानता है और अब आपने उसे क्या सिखाने की कोशिश की है, इन दोनों का कोरिलेशन, ये दोनों जहाँ पर जुड़ जाएं तब वो क्या है, प्रस्तावना कहलाती है। जैसे कि हम जब बीएड का एंट्रेंस वगैरह जब आप करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम विद्यार्थियों से, अपने क्लास के विद्यार्थियों से क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि बताओ भाई कि ऊष्मा के ऊपर आपको जैसे प्रस्तावना करनी है तो आप क्या करते हो कि आप ऊष्मा के बारे में बात करोगे कि अब जब हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, जब हमको सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, बच्चे आगे कि हम क्या करते हैं, तापते हैं, हम क्या जलाते हैं, आग जलाते हैं। तो हम वहीं से तो पकड़ते हैं कि जो आग जला रहे हो वही तो क्या होती है, ऊष्मा होती है। बात यह है कि प्रस्तावना निकालना, उसके बाद उसे ढंग से क्या करना, प्रस्तुतिकरण करना। और देखिए ये बहुत बेस्ट तरीका है कि यदि आपको सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन करना अच्छे तरीके से नहीं आता है तो आपकी नॉलेज किसी भी काम की नहीं है। इस बात को समझ लें, आपकी नॉलेज किसी भी काम की नहीं है यदि आपको रिप्रेजेंट करना नहीं आता है तो। दूसरी बात क्या है, तुलना करना। तुलना से मतलब ये है कि तुलना करेंगे हम 2 टॉपिक्स की, एक टॉपिक ले लो, दूसरा टॉपिक ले लो, उन दोनों टॉपिक्स की आपस में क्या करना, तुलना करना, कंपेयर करना। मतलब स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाइए कि हाँ बच्चा समझे, हाँ गुरुजी आप सही बता रहे हो। जैसे कि आपने दीपावली पर निबंध बताया और बच्चे को अब आप होली पर भी निबंध सिखाना चाह रहे हो, तो बहुत सी चीज़ों की क्या कर दो, तुलना कर दो, कंपेयर करके बता दो
कि देखिए कहाँ कहाँ पर इसकी कंपेयरिंग हो रही है, कौन कौन सी इसमें कॉमन बातें हैं, उनको आप क्या कर लें, इसमें इंक्लूड कर लें। उसके बाद है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण ये शब्द देखिए, सामान्यीकरण इतना फेवरेट शब्द है, इसको आप समझ लेना, रीट के विद्यार्थी जो भी हैं। सामान्यीकरण को तो आप समझ लेना अच्छे तरीके से। सामान्यीकरण का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि एक सूत्र का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? सूत्र का निर्माण करना। कि जब जैसे मैंने आगमन विधि के अंदर ये शब्द आया था, तो मैं आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के बाद हमें समझ में आता है कि यार हम किसी एक सूत्र की ओर पहुंच रहे हैं। किसकी ओर पहुंच रहे हैं? किसी एक सूत्र की ओर पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंसों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से सूत्र की ओर पहुंचना क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। सामान्यीकरण से मतलब यह है कि जब भी आपने किसी टॉपिक को पढ़ाया है तो बच्चे के लिए उसे समराइज तो कीजिए भाई, बच्चे के लिए समराइज करके बताओ, उसकी समरी बताइए। इसका मतलब क्या होता है? जब आप बच्चे के सामने इसकी समरीज कर दोगे तो बच्चा समझने लग जाएगा, हाँ गुरुजी इस टॉपिक से मैं ये सीखा हूँ। मतलब उसकी एजुकेशन क्या है, उस टॉपिक से आपको क्या सीखने को मिला है, ये आपका क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में कहें तो इसको बोला जाता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या कहलाता है? जनरलाइजेशन मतलब ऐसी कंडीशन जो अप्लाई होती है, सारी चीज़ों पर अप्लाई होती है, तब वो क्या कहलाता है? आपका जनरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। और अनुप्रयोग, जब विद्यार्थी को आपने पढ़ा दिया है तो उससे आप क्या करें, उसके पढ़ाने के बाद उससे अनुप्रयोग करने के लिए कहें कि आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एग्जाम्पल्स करें। तो देखिए दोस्तों, जब किसी टॉपिक को जब विद्यार्थी के लिए आप इस तरीके से पढ़ा रहे हो, प्रस्तावना भी प्रस्तुत देख कर रहे हो, उसके लिए फिर उसको अच्छे से मटेरियल को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो, फिर मटेरियल की आप क्या कर रहे हैं, तुलना भी कर रहे हैं, और मटेरियल को क्या कर रहे हैं आप, सामान्यीकृत करके बता रहे हैं, तो क्या होगा? क्या बच्चा सीखेगा नहीं? ऑफकोर्स जब इतने अच्छे तरीके से आप कराओगे तो बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल सीखेगा। इसीलिए ये क्या कैसी विधि है, जब इस तरीके से कराओगे तो बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल सीखेगा। सीखेगा तो यह विधि कैसी विधि कहलाती है? आपकी मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। आफ्टर दैट चलते हैं हम देखिए समीक्षा विधि पर। देखो समीक्षा के अर्थ को समझ लेते हैं। समीक्षा की ये शब्द देखिए बहुत बड़ा शब्द है, मैं आपको बता दूं। ये कई बार ये आरएएस की परीक्षा वगैरह में कई बार क्वेश्चन आता है। मैंने आरएएस की परीक्षा लिखी थी 2016 वाली लिखी थी, और 2018 वाली जो आरएएस की परीक्षा लिखी थी, उसमें आपको बता दूं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछाते हैं कि समीक्षा, इसकी आप क्या करें? समीक्षा करें। समीक्षा का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के आप गुण भी बताएंगे और क्या भी बताएंगे, उसके दोष भी बताएंगे। गुण एवं दोष दोनों को आप क्या करना होता है, इसमें बताना होता है। तब वो विधि आपकी क्या कहलाती है? आपकी समीक्षा विधि कहलाती है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। किसी इकाई को गुण एवं दोषों की विवेचना की जाती है। यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए क्या होती है? प्रभावी होती है। तो देखो इसमें क्या है, गुण भी है और क्या है, दोष है, दोनों को इंक्लूड किया जाता है, और उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये निम्न स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी ये सोचे कि कक्षा 5 की क्लास को पढ़ा रहा है, 6 की क्लास को पढ़ा रहा है, और उसको समीक्षा विधि से पढ़ा दूं। अरे भाई, तुम समीक्षा विधि बच्चों पर कैसे अप्लाई करोगे? बच्चा अभी कुछ जानता ही नहीं है। जानता है तो बहुत बहुत कम जानता है। भाई जानता है तो बहुत कम जानता है। अब तुम कहो कि इस टॉपिक के हम आपको गुण बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं, दोष बता रहे हैं। अब उसके सामने तो सीधी सी बात है भाई, क्या हो, उसके सामने तो लगेगा सर भैंस के आगे बीन बनाना हो रहा है, भैंस के आगे बीन बजेगी, वो तो इसको समझ नहीं पाएगी ये मैटर क्या है। तो इसीलिए क्या, कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट हैं, आप और हम जो विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये विधि क्या रहती है? अप्लाई होती है। अतः यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए कैसी विधि है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आफ्टर दैट देख लेते हैं एक कौन सी विधि है? उद्बोधन विधि है। उद्बोधन विधि के बारे में बात करें क्या है। इस विधि में इकाई को श्रव्य एवं दृश्य साधनों की सहायता से पढ़ाया जाता है तथा उन्हें सीखने का पूरा अवसर दिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। स्टूडेंट के बारे में कहा जा रहा है, जो विषय दे रखा है उसके लिए विद्यार्थी को उद्बोधित किया जाता है। जो विषय दे रखा है उसके लिए विद्यार्थी को क्या किया जाता है? उसके लिए विद्यार्थी को उद्बोधित किया जाता है। कैसे क्या किया जाता है? विद्यार्थी को उद्बोधित किया जाता है तथा विद्यार्थी की कल्पना शक्ति के साथ साथ उसकी स्मरण क्षमता को भी तेज किया जाता है। देखो ये हो क्या रहा है, इस बात को आप समझें और एक बार और पढ़ ही लेते हैं पहले। इस विधि को करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रविधियां काम में ली जाती हैं, जैसे प्रत्येक वस्तुओं को दिखा देना और चार्ट बनाना, मॉडल, चित्र, मानचित्र उद्बोधित करना, कहानी के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के द्वारा। और तो आगे है, आगे क्या है,
आगे है, यह विधि प्राथमिक स्तर पर अधिक है। यह विधि किस पर? प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयोगी है। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि उद्बोधन विधि थी क्या। देखिए, उद्बोधन विधि ये थी कि जैसे आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, एक छोटा विद्यार्थी है, एक छोटी कक्षाओं का विद्यार्थी है, आप उसको कुछ सिखाना चाह रहे हो, ठीक है, आप उसको चाह रहे हो कि हम आपको ये टॉपिक को सिखाएंगे। जब आप उसको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हो तो होगा क्या, जब आप उसको कुछ सिखाना चाहोगे तो विद्यार्थी क्या करेगा कि सिखाएंगे आप तो क्या करोगे, आप उसको डायरेक्टली किसी टॉपिक के बारे में मत बताओ, डायरेक्टली उस मत बताओ, मतलब पहले विद्यार्थी से क्वेश्चन कीजिए और उससे ही जानने की कोशिश कीजिए कि भाई आप इसका क्या दें, आंसर दें, आप इसका आंसर दें। अच्छा, विद्यार्थी आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए कहेंगे चलो आप ऐसा करो, बुक्स ले जाओ, बुक्स पढ़ लेना। अच्छा, ऐसा करो ना, आप मैगजीन्स पढ़ लेना। क्या पढ़ना? मैगजीन्स पढ़ना, वहाँ इसके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस के आपको क्या मिलेंगे? आंसर मिल जाएगा। मतलब बच्चे को हम उद्बोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उद्बोधित, मतलब उसके अंदर, हम बच्चे के अंदर उससे निकलवाना चाह रहे हैं, मतलब हम बच्चे से निकलवाना चाह रहे हैं कि भाई तुम ही इसका आंसर बताओ। मतलब बच्चे से कहा जा रहा है कि आप ही इसका आंसर खोज के लाओ। तो देखो, ये बच्चा खुद खोज रहा है, बच्चा खुद आंसर देना चाह रहा है। सिंपल से शब्दों में कहें कि बच्चे से ही उसका अर्थ निकलवाना क्या कहलाता है? उद्बोधन कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बच्चे से उद्बोधन या बच्चे से ही अर्थ निकलवाया जाता है? यहाँ लिखा भी है, देखो, विद्यार्थी में लिखा है विद्यार्थी से निकलवाना, मतलब विद्यार्थी से ही उसका आंसर निकलवाना है, तुमको स्वयं नहीं बताना है। और इसमें आप क्या कर सकते हो? विद्यार्थी की हेल्प कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो चार्ट के माध्यम से, मॉडल, मानचित्र वगैरह सब के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और ये टॉपिक हमारा कौन सा है? ये टॉपिक हमारा गद्य शिक्षण की विधियाँ हैं। और नेक्स्ट मिलते हैं हम रचना शिक्षण की विधि, या हम पढ़ाएंगे, अभी हमारे पास और मैटर है, हम व्याकरण की शिक्षण की विधियों को पहले कवर करेंगे। ये व्याकरण की शिक्षण की विधियों का न्यू टॉपिक आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है, और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है गद्य शिक्षण के उद्देश्यों से। और एक क्वेश्चन बनता है आपका कहाँ से? विद्वानों की कसौटी वाले से, और आदर्श विधि और उद्बोधन विधि, इनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू सो मच। और एक सेकंड और, यदि ये वीडियो आपको हमारे अच्छी लगती है, आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब करना। और किसी विद्यार्थी को ये नोट्स चाहिए, शिक्षण विधि के ये वाले नोट्स चाहिए, ये देखिए, एक तो ये आपके यूज़फुल, रीड में तो यूज़फुल है ही है, और आप जो भी बीएड कर रहे होंगे या आप बीएसटीसी कर रहे होंगे, वहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि आपकी जो थ्योरी है, जो आप 1 वीक सीरीज़ लेकर के पढ़ाई करते हो, फिर आप कहते हो कि सर हम केवल कर पास हो जाएं, तो देखो ये आपका मटेरियल इतना अच्छा है कि ना तो आपको बीएड में कोई हिंदी का सेक्शन खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और ना ही आपको मतलब क्या करना होगा कि बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसको 25 रुपीज़ पे करके आप खरीद सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, आप नंबर लिखने वाले, नंबर हमारा रहेगा 6376589004। ये हमारा नंबर रहेगा, इस पर आप संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।